कश्मीर बदल चुका है। आखिर कब तक जो शहीद हुए हैं, हुमायूं भट्ट की बात कर लीजिए, कर्नल की बात कर लीजिए, मेजर की बात कर लीजिए, आज कश्मीर में कुछ लोग कैंडल लाइट लेकर लाल चौक पर दिखाई दिए। ये देखिए शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट, कितने खूबसूरत ऑफिसर, कितने हैंडसम ऑफिसर हैं। ये देखिए डीएसपी हुमायूं भट्ट जिन्हें बड़गाम में सुपुर्द से खाक किया गया है। शहीद मेजर आशीष चौचक, और ये देखिए कर्नल, शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, जिनके घर, इन तीनों घरों में मातम का माहौल है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये हुमायूं भट्ट की तस्वीर है जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे। अब ये तो कश्मीरी थे ना, तो इनसे क्या दुश्मनी थी आतंकियों की? चलिए सेना से दुश्मनी है मान लिया, लेकिन कश्मीरियों को क्यों मारा जा रहा है, ये सवाल मैं भी आज की बहस में उठाऊंगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आज कई सारे मेहमान होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हसन दुरानी साहब है, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में इरशाद अहमद खान जुड़ेंगे, लीडर है PML नवाज शरीफ के। उजमा करदार जी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो मेरे साथ जुड़ेंगी। सुशील पंडित है, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। दीपक वोरा जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये हमला क्यों? किसी की पीठ पर गोली मारना क्या कायरता नहीं है? और देखिए लाल चौक बदल रहा है और मैं वही दिखा रहा हूं कि आज आतंकियों के समर्थन में वहां पर कैंडल लाइट मार्च नहीं निकाला गया, आज निकाला गया है आतंकवादियों के खिलाफ। जनरल साहब क्यों किया? पाकिस्तान की क्या मजबूरी है, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखो दीपक, सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर घाटी में सिचुएशन बहुत ज्यादा नॉर्मल है। पीस प्रिवेल कर रही है, अमन और शांति है, डेवलपमेंट का माहौल है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, 2 इलेक्शन हुए हैं बहुत ही सक्सेसफुल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नहीं भारा। उनको लगता है कि अब तो जो कश्मीर घाटी है वो बिल्कुल शांत होगी। और अगर इसकी बनस्पत देखें POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में, वहां पर लोग विद्रोह कर रहे हैं। चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, बिजली का बिल नहीं दे रहे। जो लोग गिलगित बाल्टिस्तान में शियाज हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को आप सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, सुन्नी को आप लोगों ने यहां बसाया है, अब आप स्कार्दू से लेकर कारगिल का रास्ता खोलें। तो यह भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टैक्टिस है, ये डाइवर्ट करो अटेंशन, क्योंकि अब तूफान आया हुआ POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में। इसके बाद जो भारत की सक्सेस को देख नहीं पा रहा, जो G20 की इतनी अच्छी सक्सेस हुई है जहां भारत का नाम बहुत ऊपर हुआ है, इसके बाद हमारा जो चंद्रयान 3 जो कि चांद के ऊपर, वो भी साउथ पोल पे लैंड किया है, वो भी एक रीजन। तो ओवरऑल ये जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं देख सकती भारत को डेवलप होते हुए, और आज भी उनके पास 10,000 के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग एरिया और लॉन्च पैड में। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी मानने वाला है इसको, जब तक आप उसके घर के अंदर घुस के नहीं मारोगे। मुझे लगता है दीपक वो समय आ गया जबकि एक बालाकोट की बजाय बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता भी है कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना, हम यहीं से इनके जो आतंकवाद के जो कैंप हैं जहां पर ये इनको पाल रहे हैं उनको वहीं बर्बाद करें। अभी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को बिल्कुल अलग अलग नहीं करोगे पाकिस्तान नहीं मानने वाला। मगर सबसे एक अच्छी बात है दीपक, आज ऐसा समय है POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में एक भूचाल आया हुआ है। वो लोग कह रहे हैं हम भारत से मिलना चाहते हैं, और यही पाकिस्तान की आर्मी को तिलमिला रही है। उसको लग रहा है कि POJ और गिलगित बाल्टिस्तान उनके हाथों से गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कश्मीर घाटी में करीब करीब 80 से 90 आतंकवादी रह गए हैं, रेजिडुअल टेररिस्ट। और जिस प्रकार से अमन और शांति आ रही थी, और जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में 2 साल में यह आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, हमें 2-3 चीजें ध्यान देनी है। एक तो ध्यान देना है कि रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में अभी की किसी हद तक है, उसको हमने खत्म करना है। दूसरा, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, ये जो हाइब्रिड वारफेयर की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। ओवरग्राउंड वर्क और स्लीपर सेल को भी एक प्रकार से ध्यान देना है। तो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी कि हमारा जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत पुख्ता है, मगर अब हम अंदर घुस के मारने पड़ेंगे। जो आतंकवादियों का डेरा लगा हुआ पाकिस्तान में, जहां पर वो खुद कह रहे हैं हम विक्टिम है टेररिज्म के, मगर टेररिज्म पैदा किसने किया? पैदा तो आपने किया था। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी, उसने बोला था पाकिस्तान में अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान
को मानना चाहिए ये जो आतंकवाद इन्होंने पैदा किया है आज वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। और भारत को ये जो भेज रहे हैं आतंकवादी, मुझे लगता है कि अभी घर में घुस के दोबारा उनको मारने की जरूरत है। ठीक बात सर, पूरा देश यही कह रहा है कि शहादत का बदला लिया जाए। हसन दुरानी साहब मुझे बताइए, चलिए माना सेना के कर्नल और सेना के जो है आपको मेजर से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि सेना वहां गलती से आ गई। आपने बताइए कश्मीरी को मार डाला, हुमायूं भट्ट को मार डाला, जम्मू कश्मीर का बंदा, कश्मीरी आदमी, उसको आपने मार डाला क्योंकि आपका एजेंडा चल नहीं रहा है कश्मीर के अंदर। हसन दुरानी जी जवाब दीजिए। और ये भी बताइए आपके पास खाने को नहीं है फिर भी बदमाशी से आप बाज नहीं आएंगे। देखिए दीपक, आप इस वक्त आप बहुत वॉन्डेड हैं और जब कोई चीज़ इंसान जख्मी होता है तो वो फिर उसको समझ नहीं आ रही होती, उसको सोचने समझने की सलाहियतें उसकी जवाब दे चुकी होती हैं और हम जो होता है वो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। मैं आपके इस दुख में बराबर का शरीक हूँ, बल्कि आपसे पहले ये दुख और ये जख्म जो था ये मैंने बर्दाश्त किया, जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा जो खुशियाँ मनाते थे। देखें, वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह बिल्कुल ऐसी जो आपकी सोच है, आप असल में खुद ही एक बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, बहुत अच्छे जज बन जाते हैं और बहुत अच्छे आप पॉइंट्स देना शुरू कर देते हैं। अभी अगर आपके मुल्क के अंदर कुछ हो रहा है उससे हमें कोई किसी किस्म का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात क्लियर है, कैटेगोरिकली क्लियर बात है ये। दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हम तो इस वक्त खुद बहुत बड़े क्राइसिस में फंसे हुए और आज से नहीं फंसे हुए, हम पिछले तकरीबन को तीन साल हो गए, 3-4 साल हो गए, जिसके अंदर हमें अपने आप को संभालने के, अपने आप को सीधा करने में और अपने पाँव के ऊपर दोबारा खड़े होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन यही कह रहा हूं, मुश्किलात पेश आ रहे हैं और आपका कंसंट्रेशन है कि भारत के अंदर आप इंस्टेबिलिटी फैलाएं, अस्थिरता फैलाएं। अरे घर में खाने को नहीं है भाई, घर के लोग भूखे मर रहे हैं, 200 लोग जो है आटे की लाइन में मर गए, उसके बाद भी आपको उंगली कर रही है। गजब आदत है आपकी। मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बात को सुनते बाद में, या पहले आप उसके ऊपर ना रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मुझे पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता है ना हसन भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपका भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि जहां पे पाकिस्तान का नाम जब तक आप नहीं लेंगे आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे तो आपको सांस नहीं आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकेंगे, जहाँ पे अभी बैठ गया मेरे साथ जो बात कर रहे हैं। हसन दुरानी साहब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए। अरे आप पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, हम दुनिया की सुपर पावर, हम दुनिया की सुपर पावर, आप है क्या? जो आप पे आरोप लगाए, आप है क्या? फिर आप यहाँ पे आप प्रोग्राम किस बात पे कर रहे हैं? मुसलसल आप चीखें मार रहे हैं कि यार कोई बंदा आया हमारे पिछवाड़े में जो है ना वो जख्म लगा के चला गया। तो भाई अगर आप बहुत बड़े हो, बहुत ताकतवर हो, तो आपकी एजेंसीज किधर है? किधर बैठी हुई हैं? कहाँ भांग पी के सोई हुई हैं? एक बंदा आता है, अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था, वहां पे जनाब आपके कुलकर्णी साहब थे। कुलकर्णी साहब जो है वो बड़े आपके यहाँ पे जो डिफेंस जो है वो एक्सपर्ट है, और वो कह रहे थे कि जनाब ये लॉजिस्टिक जो वहां से अगर कोई बंदा आता है तो वो खाली हाथ आता है, उसको तमाम सपोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर से मिल रही है। तो भाई आप अपने गिरबान में हो, आप अपनी चार, हम तो मान रहे ना कि आपके द्वारा रेडिकलाइज लोग हैं हमारे पास, साउथ कश्मीर में हैं, अब और कहीं नहीं बचे। हम तो मान रहे हैं कि आपने रेडिकलाइज किया है वहां के यूथ को। कल को आपको आपके दिल्ली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके अगर मुंबई के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके पूना के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, पटना के अंदर प्रॉब्लम होगा, तो क्या वो भी पाकिस्तान में? सर हमने आतंकवाद को अब कंटेन कर लिया है, साउथ कश्मीर से आगे नहीं आता। अब पूना में प्रॉब्लम नहीं होती, बंबई में प्रॉब्लम नहीं होती, अहमदाबाद में प्रॉब्लम नहीं होती, दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं होती। आप कहीं कहीं कर सकते हैं ये बदमाशी। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। जनरल सिवाज ये तो कह रहे हमारा कोई मतलब नहीं, और हम क्या? आप बताइए, कोई पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन है? जनरल साहब, दीपक वोरा जी, कोई कंपैरिजन है भारत का पाकिस्तान के साथ? भारत कहां और पाकिस्तान कहां? भारत यहां, पाकिस्तान पाताल में। अब मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं, ये सब आपका अंदरूनी मामला है। तो क्या ये अंदरूनी मामला है हमारा, जनरल दीपक वोरा जी? सर आभारी हूं
हमेशा की तरह आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं, हमारे पाकिस्तानी सहयोगी जो अभी कह रहे थे, और बाकियों को जो मैं देख रहा हूं जो कहेंगे, जो जहर इनके खून में, इनके जिस्म में है भारत के प्रति, मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे पास एंटी वेनम सेरम होता है, हम आपको भेज देंगे, थोड़ा ये जहर अपने जिस्म से आप बाहर निकालिएगा। सेकंड चीज सर, मैं आपसे क्या, सर आप जरा खामोश रहेंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आपसे, आई डोंट वांट टू ह्यूमिलिएट यू, आप खामोश हो जाइए, आप ऑटो ह्यूमिलिएशन ना करें तो अच्छा रहेगा। सर मैं हाल ही में, आप ऐसी बात ना करें तो अच्छा रहेगा, आप से लौटा हूँ, तो अच्छा आपको बता देता हूँ कि मैं साल में वहां जाता हूँ, मेरी फैमिली वहां है। तो हमारा एक मॉर्निंग वॉक ग्रुप है सर, उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, और मजेदार चीज ये है सर कि उसमें कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, एकेडमिक्स, कांग्रेसमैन, तो एक पाकिस्तानी हमारे सहयोगी में मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि जब आप आते हो यूनाइटेड स्टेट्स तकलीफ होती है? मैंने कहा हमको शायद 45 सेकंड लगते हैं इमिग्रेशन पर, और हम आगे निकल आते हैं। और मुझे कहता है कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ग्रीन कार्ड है, तो मुझे ऐसी पूछताछ करते हैं जैसे मैं आतंकवादी हूं। और जब सीधा मुझे अमेरिकन को तो आप जानते हैं, प्रोनाउंस भी सही प्रकार नहीं कर पाते, वो कहते पाकिस्तान यू अ टेररिस्ट। कहता मैं क्या जवाब दूं इन लोगों का? आप तो देखिए कितनी आसानी से निकल, पहली चीज। दूसरा मैं बताना चाहता हूं सर, इनके एक विदेश मंत्री होते थे बिली बंटर की मैं बचपन में कॉमिक्स पढ़ता, बिल्लू कुछ नाम था इनका। वो बड़े मोटे से हैं और बड़े तरह तरह की चीजें करते हैं, सोचते हैं मैं बहुत हैंडसम आदमी हूँ। वो गोवा आए थे सर मई में, और कहने लगे कि अगर आप श्रीनगर में कोई G20 की मीटिंग करेंगे तो हम आपको ऐसा एक सबक सिखाएंगे। ये क्या बात कर रहा है सर? क्या सबक सिखाएगा? और एटम बम फेंकेगा हमारे ऊपर, या फिर आतंक को अनलीश करेगा? ये खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन है सर। आज इनकी छवि दुनिया भर में, भारत में तो आपने जिक्र कर ही दिया है, पूरी दुनिया में बॉटम पे है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आप जानते हैं सर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे कहां रैंक करता है? बॉटम 3, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इनको शर्म नहीं आती? एज अ पाकिस्तानी 7 लाख पाकिस्तानी देश छोड़ के भाग गए पहले 6 महीनों में, इनकी मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। आपकी छवि बर्बाद हो चुकी है, नोबडी वांट्स यू, लेकिन फिर भी आप यहां बैठ के, और क्योंकि चौरासिया साहब बहुत पोलाइट हैं, आप उनके साथ ये तरह तरह की चीजें बात करते हैं। हकीकत क्यों नहीं स्वीकार करते कि सर कार्ल मार्क्स ने कहा था, बोरोइंग फ्रॉम एंजल्स, कि हर चीज जो होती है वो 2 बार होती है इतिहास में। पहली बार वो होती है ट्रेजेडी, दूसरी बार फार्स। पाकिस्तान क्रिएशन बाय सिजेरियन सेक्शन, मैं नहीं कह रहा, आपके फाउंडर ने कहा था कि मौत ही थी पाकिस्तान, दैट वाज अ ट्रेजेडी, और आपकी हकीकत आज इज अ फार्स। ये मैं नहीं कह रहा सर, दीज आर द ग्रेट थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैव सेड। स्वीकार करिए सर, आपकी छवि इज लोअर देन द मारियाना ट्रेंच, जो समुद्र का सबसे लो हिस्सा है फिलीपींस के पास। वेक अप सर, द टीमिंग स्लम्स ऑफ कराची आपकी जिहाद फैक्ट्री का कैनन फॉडर है। ये बच्चे मर जाते हैं, क्या सिखाया जाता है इनको? जाके काफिरों से लड़ो, और 72 के बजाय आपको 74 वर्जन्स मिलेंगी। वेक अप गाइस, वेयर आर यू? यू आर नॉट डैमेजिंग योरसेल्फ, यू आर डैमेजिंग इस्लाम। सारी दुनिया में देखो, जो बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं, हु वर द फाउंटेन हेड सो टू स्पीक ऑफ इस्लाम प्रोटेक्टर्स, वो आपसे दूर भाग रहे हैं। क्यों सर? क्यों नुकसान कर रहे हो एक धर्म का जिसका मतलब होता है शांति, अमन, चैन? व्हाई आर यू डिस्ट्रॉइंग इट? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिएगा, यही मेरी आपसे विनती है सर। और नहीं करेंगे ये आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे एम्बेसडर साहब, ये आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि इरशाद जी लगातार बोल रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, इनको हया नहीं है, इनको शर्म नहीं है। दीपक जी, मैं इरशाद साहब आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूँ, और बिल्कुल शोर ना कीजिए। उजमा जी सबके बीच में नहीं, प्लीज, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अरे आप ये आवाज आप पाकिस्तान में उठाइए कि हमको सुधरना चाहिए, आप सुधरने को तैयार नहीं है। इरशाद साहब क्या हालत हो गई आपकी? देखिए आपका मुझे 2 मिनट दें बात करने के लिए। हमारी हालत क्या हालत हो गई आपकी? हमारी हालत, सऊदी अरबिया आपके मौलवियों को घुसने नहीं देता अपने मस्जिद में, कुवैत नहीं घुसने देता। अरे कहाँ गए इस्लाम के चैंपियन? कहाँ गया मुस्लिम ब्रदरहुड? कहाँ गया उम्मा? बताइए ना, क्यों नहीं घुसने देता सऊदी अरबिया आपके मौलवियों को? क्यों नहीं घुसने देता? बताइए क्यों? सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंस हमारे आके इतने बड़े बड़े समझौते करके चला गया, और आप क्या उसने झांका भी नहीं? क्या बड़ा उम्मा कर रहे थे, इस्लामिक ब्रदरहुड। उम्मा मतलब इस्लामिक ब्रदरहुड, क्या इस्लामिक ब्रदरहुड कर रहे थे इरशाद साहब? आप लोगों ने झूठ बोल लिया, अब सच भी सुनने की हिम्मत रखना जरा थोड़ा सा।
अब ये साहब बोल रहे थे और सच कि हम पाकिस्तानी और सच, मैं बताऊं आपको इरशाद साहब, पाकिस्तानी और सच, मैं कह रहा हूं कि ये अपोजिट्स है, अपोजिट। दीपक अब सुनो, मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी को सच बोलते नहीं देखा। दीपक सुनो, पाकिस्तानी सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं और झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी ये साहब अभी बोल रहे थे कि ग्रीन पासपोर्ट देख के दहशतगर्द, मैं पाकिस्तानी मैं जाता हूँ अमेरिका, मुझे सलूट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं मेरे पासपोर्ट की और मेरी इज्जत करते हैं। दूसरी बात ये सुनने का हौसला रखें। अभी झूठ बोला आपने, मैंने सुना, अब सच मैं बोलूंगा, झूठ आप झूठे हैं, झूठ मत बोलिए और सच। देखिए क्या बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ आपकी फितरत है, आपका नेशनल ऑब्सेशन है। सुन ले, मैंने आपको सुना, मुझे सुने। दूसरी बात दीपक, आपके कश्मीर में जो कुछ हुआ, अगर आप किसी के घर पे कब्जा करें वो आपको फूल नहीं देगा। कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं वो आपको, जब आपके फौजी जवान और जो आप लोग उन्हें मारते हैं, किसी की फैमिली को मारेंगे, उसका अगर बाकियात में एक बच्चा भी होगा वो आपसे बदला जरूर लेगा। उसमें आप पाकिस्तान पे इल्जाम मत दिया कीजिए। बदला में पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। और फिर इरशाद साहब जानते हैं पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने भी इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान से बैठ करके बात करें। उसको आपने नेगेटिव में लिया क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। फारूक अब्दुल्ला से आपको वही फारूक अब्दुल्ला भारत माँ की जय बोलते हैं, वही फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा धोखेबाज है। तब आपको नहीं याद आती? जितने लोग मर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। आप लोग अक्ल नाशऊर, आप लोगों के अंदर सिर्फ दहशतगर्दी की बातें करते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ठीक है। हमारे 60-60 साल के मौलवी 14 साल की जो है नाबालिग बच्चियों को जबरदस्ती धर्म बदला के उनका बलात्कार नहीं करते। इरशाद साहब अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपको जितनी इज्जत आपको मिलती है उससे ज्यादा इज्जत पाकिस्तान के पासपोर्ट को अमेरिका में मिलती है। तो झूठ ऐसा बोले जो कोई बर्दाश्त कर ले, समझ आए। मतलब कह लिया ना आपने, कह लिया। दीपक वोरा साहब की बात सुन लीजिए सर, ये सबसे अलग है। इरशाद साहब सबसे अलग है। ये पाकिस्तान में रहते हैं, कोरमा भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, दुबई भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। अमेरिका भी जाते हैं तो इनको सैल्यूट करते हैं अमेरिका वाले। अमेरिका में रहते हैं आप, अमेरिका में इरशाद साहब आप झूठ की फैक्ट्री कब तक चलाएंगे? मुझे समझ नहीं पड़ता ये झूठ की फैक्ट्री कब तक। दीपक वोरा जी, फिर मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा। दीपक वोरा जी एक मुल्क है। जो ये कह रहे हैं सर, ये हेलुसिनेट कर रहे हैं। मैं सीधा जवाब देता हूं सर। यूएस एम्बेसी के फिगर्स सर, एक वेबसाइट है, आप इजाजत दें, एक वेबसाइट है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, उसमें देख लें। लगाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें आप भी रुक जाइए सर। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट देख लीजिए। हम लोग 2023 में 2022 में देख अगर आप चुप नहीं होंगे तो कैसे बात होगी? किस परसेंटेज को एक्सेप्ट किया था हर देश से? सर आप भी ये सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से, और बाकी जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। अमंग डेवलपिंग कंट्रीज हाईएस्ट परसेंटेज एक्सेप्टेंस भारतीय पासपोर्ट की थी और लोएस्ट सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की थी। इससे मैं क्या कह सकता, अमेरिकी सरकार कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा सर। उनके कानून के अंतर्गत उनको पब्लिश करना पड़ता है कि इतने परसेंटेज को दिया, इतने रिजेक्ट किया। इसके आगे मैं क्या कहूँ सर? पर इनके जहर इतना है कि सुनना नहीं चाहते। दोनों बोले जा रहे हैं। इरशाद साहब, उस्मा जी, थोड़ा सब्र रखिए भाई, अपने देश जैसा मत बनिए, थोड़ा पेशेंस सीखिए, थोड़ा सब्र सीखिए। उस्मा बता रही है इरशाद जी, हमारे स्टूडेंट्स सुन लीजिए, कटोरा लेके घूमते हैं आप, कटोरा कुछ तो डाल दो, जो देश को भी भला, जो ना दे उसका भी भला। दीपक जनरल साहब बोलिए, बीच में नहीं लगातार। इरशाद साहब बीच में नहीं, प्लीज। जनरल साहब मैं इजाजत चाहूंगा, मेरी फ्लाइट है। अल्लाह। आप लोग कटोरा लेके देखो, ये मैं बताना की कोशिश करूंगा। सुने अभी, आप सुने, देखो सुने कि बात ऐसी है कि आज आप पाकिस्तान के अंदर झांक के देखो, पाकिस्तान की अंदरूनी हालात कितनी खराब है। 86 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उनका जो फॉरेन रिजर्व है घट के 4.2 बिलियन डॉलर है। 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। उनका रुपये 77% गिर गया एक साल में। आज 300 रुपए से ज्यादा का $1 है और उसकी हालात क्या, इन्फ्लेशन रेट 47% है। इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंद होगी, एक्सपोर्ट पूरा ठप है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं।
और आज ये इस हालात में है कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में विद्रोह हो रहा है। लोग कहते हैं कि हम भारत के अंदर मिलना चाहते हैं, तो ये ही इनको समझ नहीं रहा। ये गुड और बैड टेररिस्ट करते हैं कि जो आतंकवादी भारत में भेजते हैं लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो भारत इनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सच्चाई यह है, आज ये टूटने के कगार में। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट और इनके अंदर बहुत कसाकस हो रही है? वो क्योंकि पश्तून है, डूरन लाइन को नहीं मानते, वो चाहते हैं अफगानिस्तान में मिलना। वो तालिबान जिसके साथ इन्होंने घी के दीवे जलाए थे जब वो आए थे 15 अगस्त 2021 में, आज वो इनके अगेंस्ट है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है आपके अगेंस्ट? बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ा है, तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब है। 4 हिस्से होंगे, चाहे एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिलेंगे। ये समय आ गया और बातचीत होनी है तो इसके ऊपर होनी है। और अब जो है ये 10,000 आतंकवादी जो आपने पाले हुए हैं, ये तो बिठा रखे हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में। जनता में 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, जनता में 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। उजमा जी, मुझे पता है आप में बहुत भड़ास है, आप निकालना चाहती है, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। आपकी झूठ की फैक्ट्री चलाइएगा, मेरे शो में भी चलाइएगा, पूरा मौका दूंगा। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, जब आप कटोरा लेके जाते हो ना, तो हमारे ट्रेन में जो मांगते हो कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। आप तो कहते हैं दे दे वरना आइटम बम मेरे हाथ में है। आपके मौलवी कहते हैं कि एक हाथ में कटोरा रखो, एक हाथ में पाव किलो का आइटम बम, और दिखाओ इस्लाम के नाम पर दिखाओ कि न्यूक्लियर पावर है हम। आप ये नहीं बोलते जो ना दे उसका भी बना, लेकिन सऊदी के सामने चलती नहीं आपकी। भारत और पाकिस्तान के बीच डिबेट है आज कश्मीर कितना बदल गया है। आज कश्मीर में लाल चौक पर आतंकवादियों के खिलाफ और जो 3 लोग शहीद हुए हैं, शहादत दी है जिन्होंने, सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट, उनके लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया। आतंकवादियों के खिलाफ कैंडल मार्च अब श्रीनगर के लाल चौक पे निकल रहा है। इसका मतलब कश्मीर कितना बदल गया है। वो दिन दूर नहीं जब आतंकवाद का समूल नाश होगा पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवाद का, क्योंकि अब आतंकवाद सिर्फ साउथ कश्मीर तक है। मैं मानता हूं वहां पर कुछ रेडिकलाइज्ड युवा हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के कहने पर ले जाए जाते हैं और उनको देश के खिलाफ भड़काया जाता है। इस्लाम के नाम पर उनको देश के खिलाफ भड़काया जाता है, काफिरों के खिलाफ लड़ाई लड़ो ये कहा जाता है। लेकिन अब देखिए शहादत को सलाम कर रहा है जम्मू और कश्मीर, और नम आंखों से आखिर कब तक ये सवाल पूछा जा रहा है, और नम आंखों से पूरा देश इन तीनों शहीदों को नमन कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की इन तमाम तीनों हमारे जवानों को श्रद्धांजलि। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी जाए। मेरे साथ कौन कौन है? मेजर जनरल AK सिवाच है, मेरे साथ दीपक वोरा जी हैं, फॉरवर्ड डिप्लोमेट उज़्मा करदार है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हसन दुरानी साहब है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और यही 4 लोग मेरे साथ हैं। इरशाद साहब की फ्लाइट थी, उनको जाना था, वो चले गए हैं। अब उज़्मा जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बताइए आपके पास कुछ बचा नहीं। अब एक हाथ में एटम बम ले जाइए, एक हाथ में भीख का कटोरा ले जाइए, अब वो भी सऊदी भी नहीं देने को तैयार है, यूए भी नहीं देने को तैयार है, IMF वाली भी हमारी ट्यून पर डांस कर रही है, वर्ल्ड बैंक में तो बंगा साहब हमारे ही आदमी है, आपके लोग बार बार कहते हैं। अब मुझे बताइए, आपने महंगाई का बोझ डाल के पाकिस्तानियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हर आदमी भागना चाहता है। मैं आपको कई स्टेटमेंट दिखा सकता हूं जिसमें बोल रहे बॉर्डर खोल दे तो आज हम इंडिया चले जाए। उज़्मा करदार जी, लेकिन बात सारी ये है, हम यहाँ हैं, आप पाताल में हैं, बताइए। आपसे हमने ना मदद मांगी है, ना आपसे कोई मशवरा मांगा है। हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें आपको मुदाखलत करने का, अरे हम तो इंसानियत के नाते बोल रहे हैं कि अब तो सुधर जाओ। हम इंसानियत के नाते बोल रहे हैं उज़्मा जी, अब तो सुधर जाओ। अपने लोगों का थोड़ा ख्याल करो, भूखे मर रहे हैं। देखिए हमारे लोग बहुत खुश हैं, आपके प्लांटेड लोग होते हैं, उनसे प्लांटेड आप जवाब लेते हैं। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ दिल्ली के पाकिस्तान में भी हमने प्लांट कर रखे लोग उज़्मा जी, वाह गजब है उज़्मा जी। हरी दीवारें लगा के उनके पीछे ढका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी हमारा आपके यहाँ तो सिक्योरिटी नहीं, आप क्या सिक्योरिटी करते हैं? हरी क्यों लगाते हैं पता आपको? कभी ट्रैवल किया है दुनिया में? हर जगह जब विदेशी बड़े राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो हरा कपड़ा सिक्योरिटी रीजन के कारण लगाया जाता है उज़्मा जी, सिक्योरिटी रीजन के कारण पाकिस्तान सैनिटाइज किया जाता है उस पूरी जगह को। देखिए 75 साल से
आपने तो आतंकवादी वहां पे तफरी कर रहे होते हैं। ख्वाहिश ही रही कि ओ आज गया पाकिस्तान, कल गया पाकिस्तान। पाकिस्तान 75 साल से और मजबूत है, वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। आप लोगों को हजम नहीं होता है। हाँ, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में एटम बम। बढ़िया न्यूक्लियर स्टेट है, एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में एटम बम। इनसे ये पूछे कि हमारे किसी प्रधानमंत्री का आज तक अमेरिकन वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ। आपका प्रधानमंत्री को वीजा रिजेक्ट हुआ, और किस वजह से? जब उसने गुजरात में 5,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया। आज पूरा वर्ल्ड उनकी चिड़िया भी मरती है ना, तो उसका कसूर आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि जब आप अपने मुल्क में लोगों पे जुल्म करेंगे, उनके घरों में उनके ख्वातीन को रेप करेंगे, उनके बच्चों को मारेंगे, उनको एक जेल बना के रखेंगे। ये आप पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं? जो आप 7 लाख फौज क्यों बिठाई हुई है अपने कश्मीर में? क्या कर, ये हंसना, ये बोल दीजिए सर, बोल दीजिए, भड़ास निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस्मानी बोलिए, बोलिए। क्योंकि आपके अपने कोई आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। सिख जो है वो खालिस्तान की तहरीक हम चला रहे हैं, हमने चलाई है खालिस्तान की तहरीक। पूरी दुनिया में, आप कनाडा में देखें, लाखों सिख लिखने में वो कहते हैं हमने इसके जो ये कत्ल करने वाली सरकार है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। ISI देती है उनको पैसे, भाषा लगाया है। आपका देश है, आपका देश है। एक बात सुन लीजिए ना, थोड़ी एक बात सुन लीजिए। आपका देश है, प्रधानमंत्री हटता है या तो वो जेल में जाता है या लंदन जाता है। और तो और मैंने दुनिया भर में इकलौता देश देखा दीपक जी, जिसका एक्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीवी पे बोल रहा है कि ISI ने मेरे ब्लू फिल्म कैसेट बना के रखे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि उसको रिलीज कर देंगे। ये नेशनल टीवी पे बोला। अब बताइए, ये देश है कोई? आपने कल ही कहा था कि जो हमारा एक मेहमान था वो आज आया नहीं। मुझे लगता है ISI ने उसको उठा लिया। तो क्या उठा लिया था? आज बैठा हुआ था आपके प्रोग्राम में। तो आप लोगों के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। यू कांट थिंक स्ट्रेट। आपको ISI से हर वक्त खौफ लगा रहता है। हम मानते हैं हमारी 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। खौफ खाना चाहिए आपको। लेकिन ये जो है ना कि आपके जो लोगों की डेथ हो गई है, आधे टाइम तो आपके प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम के फोटो निकाल रहे होते हैं। ये बेस्ट आपके ISI है। आधे टाइम बंद हो जाएंगी। इमरान खान ने तो आरोप लगाया कश्मीर से। क्यों आपने अपने फौज को वहां पे जबरदस्ती रखा हुआ है और उनपे लोगों का आपने नाटका बंद किया हुआ है? ना वो अस्पताल जा सकते हैं, ना वो स्कूल जा सकते हैं, ना वो अपनी सांस ले सकते हैं। आप बंद करें इस तरह से जुल्म करना लोगों पे। फिर आपके मेरे को ना आजकल मैं कॉमेडी प्रोग्राम नहीं देखता हूँ, आजकल मैं कॉमेडी प्रोग्राम नहीं देखता हूँ उस्मा जी। पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनता हूँ कि वो अपने हुक्मरानों के बारे में क्या बोलते हैं, वो ISI के बारे में क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। मैंने बहुत बार सुनाया है। शर्म आती है बार बार वो चलाने में बाइट्स। आप ही के लोग अपने देश के लोगों को गाली दे रहे हैं। मैं जनरल साहब के पास चल रहा हूँ। जनरल साहब देखिए, फौज छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं? देखो सच्चाई क्या है और नफरत के आधार पर ये देश बना है। नफरत के आधार पर 10 लाख लोग मरे थे पार्टीशन में, 10 लाख लोगों को मारा अपने पार्टीशन में, 10 लाख लोगों को। नफरत के आधार पर ये देश बना है। आप है क्या? उनको पता आप है क्या? लोग भूखे हैं यहाँ पे, लोग बेचारे भिखारियों की तरह रहते हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। देश के हाथ अभी आप थोड़ा चुप रहेंगे। उसकी प्रवक्ता देखो सच्चाई क्या है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज POJ के और गिलगित पाकिस्तान में है, वो हालात बहुत खराब है। वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। संयम करिए, संयम, पेशेंस सीखिए। मुझे पता है पाकिस्तानी लोग पेशेंस कभी नहीं रह सकते, खुराफात करना ही करना है उनको। लैंड देखे, वो भी आपसे ले रहा है। POJ के और गिलगित पाकिस्तान की जो हालात है, अभी सुन ले प्लीज। आज जो POJ के और गिलगित पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं, वहाँ पर 300 रुपए kg से ज्यादा का आटा दाल मिलता है। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं। वहाँ पर 21 घंटे तक बिजली नहीं आती। और मंगला डैम में बिजली पैदा हुई है POJ के में, जो 2 रुपए पर यूनिट थी, आज वही बिजली इनको
पर रुपीज पर यूनिट दे रहा पीओजेके को पाकिस्तान, और जो इनकी नीलम नदी थी मेन रिवर, उसका मुंह मोड़ के इन्हें पंजाब की तरफ कर दिया। ये तो ये पीओजेके को ट्रीट करते हैं। गिलगित पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है वहां पर इन्होंने एक्स सर्विसमैन सुन्नी को बसाया है, और वो लोग चाहते हैं अब स्कॉर्दू से लेके जो आपकी कारगिल की सड़क खुले, पीओजेके मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगर, वहां सब के सब एक प्रकार से लोग सड़कों पे आगे विद्रोह कर रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई ये मानने को तैयार नहीं है। ये उनको विद्रोह करके उनको मार रहे हैं, उनको एक प्रकार जेलों में डाल रहे हैं। मार तो आपकी फौज ये सच्चाई है। यही खैबर पख्तूनख्वा में तो ये सच होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। 4 हिस्से हो जाएंगे पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। पीओजेके और गिलगित पाकिस्तान भारत में मिलेगा, वो समय दूर नहीं। ये सच्चाई है, सच्चाई को क्यों नहीं मानते? अफगानिस्तान की तालिबान ने आपकी 10 पोस्टों को कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और वहां पर 15 जो जवान है आपके बंद, उन्होंने उसको किडनैप किया। ये सच्चाई है, इसको माने। और आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, कटोरा लेके जा रहे हैं। इतना ज्यादा डेट हो गया है, $86 बिलियन। और सच्चाई है इनकी जो फौजी फाउंडेशन है वो टैक्स भी नहीं देती, वो सीमेंट से लेके कोलगेट और रियल एस्टेट से लेके बैंक $86 बिलियन की पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है वो। और इसी प्रकार जो कहते हैं ना, पाकिस्तान में हर देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। असली पावर वहां पर इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से होती जनरल हेडक्वार्टर। ये सच्चाई है ये पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है। यहाँ ISI और आर्मी रूल करती है, ये समझना चाहिए। पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, और जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है। और यही इनको समझ नहीं रहा। ये भारत की तरफ अपने आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जमा रखा है। जनरल साहब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। उज्ज्वला जी जो है, उज्ज्वला जी देखिए एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन भारत के हैं, आप एंग्री लेडी ना बनिए, सूट नहीं करता पाकिस्तानियों पे, एंग्री लेडी ना बनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने इतनी सारी बातें बोली, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। अरे पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स है भी? जिसका मन करता है उसको मार के चला जाता है, जो मार के चला जाता है। मेरे होटल में बम फोड़ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर जेल में है, प्राइम मिनिस्टर लंदन है, प्रेसिडेंट लंदन है, कोई दुबई है। गजब देश है सर। थोड़ा सा बनौल लगा दें ताकि इनको थोड़ा सा चैन आ जाए। ये बेचारे जो है ना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बेतहाशा है। इनको समझ नहीं आ रही कि 75 साल से हम कह रहे हैं पाकिस्तान आज टूटा, पाकिस्तान कल टूटा, पाकिस्तान वही का वही है। अब टाइम आ गया टूटने का। वैसे मैडम आपने सही बोल दिया, अब टाइम आ गया टूटने का, अब सही टाइम है। अरे भाई यही समय है, सही समय है, बिल्ली को यही समय है, सही समय है। आपके लोग भी छिछड़ों पे ही पल रहे हैं आजकल। किस दुनिया में आप, किस दुनिया में है? दीपक सर एक क्लोजिंग लाइन, उसके बाद मुझे क्लोज करना है। हम बड़े खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर। मैं मैडम से यही पूछना चाहता था, सबके पास छत भी है, कोई भूखा नहीं सोता पाकिस्तान में। मैडम से यही पूछना चाहता था कि मालूम नहीं ये कौन सी दुनिया में रहती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट देख लीजिए, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, आपको खुद पता लग जाएगा। मैम आपको किस चीज पर नाज है पाकिस्तानी होने का? हर पैरामीटर से, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, रिग्रेशन एनालिसिस करिए, हर चीज में आप लोग गिर रहे हैं मैम। क्यों मैम? अगर कुछ आप करना चाहते हैं, ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिएगा। बहुत सी पॉजिटिव चीजें दुनिया में, उससे आगे बढ़िए। आज देखिए इंडिया की रेपुटेशन क्या है। हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे, हम पाकिस्तानी होने पे फख्र करते हैं। मुझे खत्म कर देने दीजिए। मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहीं पे रुकूंगा। इस रात की सुबह नहीं, पाकिस्तान के लिए यही है, इनके लिए रात ही रात है, सुबह होने वाली नहीं है। जी न्यूज़।